देखिए, आपने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार योगी फोर्स ने बॉर्डर पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और इस क्रॉस बॉर्डर एक्शन में योगी ने उतारे थे अपने शक्तिशाली कमांडो। यूपी एटीएस के कमांडो ने घुसपैठियों के भाईजान अरमान को बिहार में किशनगंज में पकड़ा और उसे उठाकर ले आए। अरमान बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाता था और फिर उन्हें यूपी में दाखिल करवाता था। मगर जैसे ही घुसपैठियों का भाईजान सीएम योगी के रडार पर आया, योगी फोर्स ने आरोपी अरमान को उसके बिल में जाकर दबोच लिया। कैसे हुआ ये एक्शन, देखिए इस रिपोर्ट। अब अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है। अगर सीएम योगी ने कोई कमिटमेंट कर दी है तो फिर योगी फोर्स उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खुद को झोंक देती है और मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी फोर्स किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। और इसका सबूत है यूपी एटीएस के कमांडो का क्रॉस बॉर्डर एक्शन। योगी राज में कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाते और अब तो यूपी के बाहर रहकर यूपी के खिलाफ काम करने वालों को भी योगी के कमांडो नहीं बख्श रहे। यूपी एटीएस के कमांडोज ने बॉर्डर पार एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो भी भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे एक मुस्लिम इलाके में। यूपी एटीएस की टीम किशनगंज के मनशी भिट्टा गांव में पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से एक दुकान पर दबिश दी गई। छापेमारी में अरमान नाम के आरोपी पर शिकंजा जकड़ा गया। उसके पास से लैपटॉप, थंब स्कैनर और प्रिंटर बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर बेल्ट में फेक आईडी बनाने में होता था। ये जो फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जाता था, ये देश विरोधी जो तत्व है ये इस्तेमाल करते थे, या फिर बांग्लादेश घुसपैठ इस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। आरोप कि किशनगंज के मुशीभिट्टा गांव से ताल्लुक रखने वाला अरमान अपनी दुकान में फर्जी पहचान पत्र की मंडी चलाता था। आरोप ये भी है कि चंद पैसों की खातिर आरोपी अरमान अवैध रूप से बॉर्डर पार कर आए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की फेक आईडी बनाता था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ये गिरोह काफी लंबे समय से चोरी छिपे सक्रिय था और इसके तार यूपी ही नहीं देश के दूसरे राज्यों तक भी जुड़े थे। अरमान यूपी में घुसपैठियों का बड़ा मददगार था। अब तक उसने कितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए, यूपी एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय थाना के सहयोग से छापामारी करके एक व्यक्ति जिनके विरुद्ध उनके पास कोर्ट का वारंट भी था निर्गत, तो उनकी गिरफ्तारी की गई और वो किसी अन्य मामले में जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला था, उसमें उनका नाम आया था और उनका लिंकेजेस आया था, उसको गिरफ्तार करके ले गए। योगी फोर्स को जैसे ही फ्रॉड आईडी के गोरख धंधे का पता चला, यूपी एटीएस फौरन एक्शन में आया और इसके बाद शुरू हुआ फर्जी पहचान वाली फैक्ट्री के नेटवर्क को तहस नहस करने का ऑपरेशन। यूपी एटीएस के स्पेशल कमांडोज बॉर्डर पार कर अरमान के ठिकाने में दाखिल हुए और उसे उठाकर यूपी ले आए ताकि उसके गुनाहों का हिसाब यूपी में हो। एक्शन वैसा ही था जैसा किसी सर्जिकल स्ट्राइक में होता है। योगी फोर्स के ऐसे एक्शन से लोग भी हैरत में। हमें तो जोगी जैसा ही यहाँ प्रशासन और जोगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए। डुप्लीकेसी हो रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक है। अब भी यह संरचना जारी है, इसके लिए हमारा गहरी चिंता का विषय है। अरमान अवैध घुसपैठियों और संदिग्धों को भारतीय नागरिकता का वैध कवच प्रदान कर रहा था। योगी पहले ही साफ कह चुके हैं कि यूपी में अपराध करने वाला कहीं भी हो, उसका हिसाब यूपी में होगा, भले ही उसके लिए क्रॉस बॉर्डर एक्शन क्यों न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछली रिपोर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि योगी और उनकी टीम जब एक्शन में आती है तो कोई बॉर्डर भी उन्हें रोक नहीं पाता। और ऐसा ही कुछ उनके बुलडोजर के साथ भी आज मकर संक्रांति पर हुआ। योगी ने पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन जिनकी आज भी छुट्टी नहीं थी वो हैं योगी का बुलडोजर और योगी का हथौड़ा।
जो कि आज मकर संक्रांति पर भी एक्शन में दिखा। कहां और कैसे, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। दाल मंडी में आज मकर संक्रांति पर हथौड़ा कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कब्जा कोई भी करेगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी का बुलडोजर न दिन देखता है न रात, न बॉर्डर देखता है न कोई दीवार, और न छुट्टी देखता है न त्योहार। मकर संक्रांति पर जहां एक तरफ सब संक्रांति मना रहे हैं, योगी का हथौड़ा और बुलडोजर अपना मिशन पूरा करने में लगा था। तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी की। लोगों ने सोचा होगा कि आज तो एक्शन से छुटकारा मिलेगा, लेकिन योगी के ऑर्डर पर आज भी हथौड़ा टीम पहुंच गई। बुलडोजर जाकर ठीक मस्जिद के पास खड़ा हो गया, तो वहीं एक और मकान पर हथौड़ा एक्शन। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत आज 11वें मकान पर हथौड़ा चलाया गया। 4 मंजिला मकान पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 22 मकानों को चुना है जिन्हें गिराया जाना है। उन्हीं में से एक था ये मकान। ड्रिल जा रहा है, हैमर जा रहा है, इन सब मशीनों से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हथौड़ा कार्रवाई से ही पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये बाबा भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सबसे सुगम और आदर्श सड़क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। मकर संक्रांति पर जहां योगी का हथौड़ा चला, वो जगह मस्जिद से सिर्फ 10 मीटर दूर है। तो क्या अब अगला नंबर मस्जिद का होगा? दरअसल दाल मंडी की सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नया दाल मंडी काशी विश्वनाथ धाम की राह को आसान करेगा। इसके लिए 187 मकानों को चिन्हित किया गया, जिनमें 6 मस्जिदें भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार 14 करोड़ का मुआवजा भी बांट चुकी है। टारगेट अप्रैल तक का है, इसीलिए अब हर दूसरे दिन कार्रवाई हो रही है। अब तक दाल मंडी में 24 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और अब 11 मकान तोड़े जा चुके हैं, 9 मकान और बचे हुए हैं। 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। अप्रैल तक इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर जनता के लिए सौंप देना है। जहां एक तरफ दाल मंडी में यह कार्रवाई जारी है, तो वहीं बहराइच में तो बुलडोजर ने रात में ही एक्शन शुरू कर दिया। यहां बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण करने वाली 20 दुकानों पर एक्शन किया और बुलडोजर चलाकर 6 दुकानें ध्वस्त कर दी। आरोप था कि ये सारी दुकानें सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं, जिससे आए दिन समस्या होती है। इसका इलाज करने के लिए देर रात योगी फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। बहराइच में तो अवैध अतिक्रमण करने वालों का हिसाब हो गया, लेकिन अब अगला बुलडोजर एक्शन बरेली में होने वाला है और इसी की गवाही दे रहे हैं ये लाल निशान। 2 या 10 नहीं बल्कि 200 मकानों पर लाल निशान लग चुके हैं। नगर निगम के मुताबिक ये सभी निर्माण अवैध हैं और सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन के मुताबिक नोटिस जारी कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलेगा। सीवीगंज एरिया में खलीलपुर वाले रास्ते पर अभी वर्तमान में जो सड़क के किनारे की ज़मीन है, हमारी सड़क की हुई ज़मीन है, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं वहाँ पे, तो जो सड़क की ज़मीन बची हुई है उस पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाकर या व्यावसायिक गतिविधि या छप्पड़ रख के साथ में डेयरी खोल के उसमें अतिक्रमण किया गया था, तो उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। 2026 का पहला महीना आधा निकल चुका है, लेकिन जिस तेजी से योगी का बुलडोजर एक्शन पहले 15 दिनों में दिखा है, वो तो सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि आगे बुलडोजर भी दौड़ेगा और हथौड़ा भी चलेगा, बिना रुके बिना थके। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी। हथौड़ा और बुलडोजर ही नहीं, बुलेट की भी कोई छुट्टी नहीं होती। और नए साल में तो योगी फोर्स की बुलेट की रफ्तार उम्मीद से भी तेज चल रही है। इस बुलेट के आगे जो भी अपराधी आएगा वो या तो हाफ एनकाउंटर का शिकार हो जाएगा या फिर साफ हो जाएगा। नए साल के पहले ही महीने में योगी यूपी से गौ तस्करी खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और उसके लिए पूरे यूपी में चक्रव्यूह बिछा दिया गया है।
आज कौन फंसा योगी के चक्रव्यूह में, जरा देखिए। ये योगी का चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से बच पाना अपराधियों के लिए नामुमकिन है। आज योगी के चक्रव्यूह में फंस गए कई गोतस्कर। मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। एक तरफ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा कर रहे थे, तो दूसरी ओर आधी रात को यूपी के कई शहरों में चक्रव्यूह बिछाया गया था। योगी के चक्रव्यूह में फंसा अंसारी। रात के अंधेरे में दो कंधों के सहारे लंगड़ाता हुआ चल रहा ये शख्स अपराध करने की भूल अब कभी नहीं करेगा। गुड्डू अंसारी और गुड्डू नट के पैरों में गौर से देखिए। इसके पैरों में योगी फोर्स की बुलेट लगी तो पैर खून से लथपथ हो गए। इसने जितने गोवंश का खून बहाया है उसके मुकाबले में ये तो कम ही है। गोतस्कर गुड्डू अंसारी पूर्वांचल के वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर में बरसों से गोतस्करी करता था और पुलिस से बच जाया करता था। लेकिन बुधवार की रात इसके जुर्म की आखिरी रात साबित हुई। वाराणसी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। उस ऑपरेशन का असर ये तस्वीर बयां कर रही है। उसका नाम गुड्डू अंसारी था। उसके पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पिकअप जो बरामद हुआ था उसमें गौ तस्करी, उसमें बैल और गाय मिली थी। योगी के चक्रव्यूह में फंसा मुनव्वर। हमारे पे गोली क्यों चलाई था ना? आप मुझे पकड़ते, तुझे पकड़ते तो हमें मारेगा। बताओ कौन डर के मारो जी। पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल है, एक तमंचा जमीन पर पड़ा है और एक शख्स को पुलिस वालों ने घेर रखा है। माहौल देखकर समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ क्या हुआ है। यह है मुनव्वर। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में इस गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। इसके माथे पर हत्या की कोशिश और गौकशी जैसे संगीन अपराध का आरोप है। लेकिन संक्रांति की सुबह होने से पहले ही सहारनपुर का गैंगस्टर मुनव्वर योगी के चक्रव्यूह में फंसा और लंगड़ा हो गया। बढ़िया गोली चला रहा। योगी फोर्स ने अब अपराधियों को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह बिछाना शुरू कर दिया है। ये चक्रव्यूह कैसे काम करता है समझिए। सर्द रात में अपराधी जब वारदात के लिए निकलते हैं उस वक्त योगी फोर्स सबसे ज्यादा चौकन्ना रहती है। गोतस्करों और गैंगस्टर की क्राइम फाइल निकालती है, सर्विलांस के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस करती है या फिर मुखबिरों के जरिए उनकी सूचना जुटाती है, फिर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है। सामने जैसे ही हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर या फिर गो तस्कर दिखते हैं उन्हें सरेंडर को कहती है। अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर उन्हें ठोक देती है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। योगी के चक्रव्यूह में फंसे लुटेरे। योगी फोर्स की बुलेट धर्म देखकर नहीं, गुनाह देखकर चलती है। इसका सबूत है योगी फोर्स के कंधे पर लटके ये दो गुनाहगार। लूटपाट करने वाले इन अपराधियों ने संक्रांति पर योगी फोर्स का पीतल पावर देख लिया। एक का नाम है गौरव और दूसरे का नाम है रोहित। दोनों अपराधी वृंदावन की गलियों में लूटपाट को अंजाम देते थे, लेकिन अब ये दोनों लूटपाट करने लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि योगी फोर्स ने इन दोनों को एक पैर का बना दिया है। मथुरा और वृंदावन में बीती रात योगी फोर्स की बुलेट गूंज रही थी। मथुरा पुलिस ने एक साइबर ठग मोहम्मद साद को भी ठोक दिया। पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट ऑपरेशन में 25,000 रुपए का इनामी साइबर क्रिमिनल मोहम्मद साद का हाफ एनकाउंटर हो गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। सिर्फ 15 दिन में ही योगी फोर्स ने 75 के करीब एनकाउंटर किए हैं। जिस रफ्तार से योगी फोर्स अपराधियों के खिलाफ चक्रव्यूह बिछा रही है, अगले 48 से 72 घंटे में ही एनकाउंटर का शतक पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीती रात हैदराबाद में फिर एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई और जिस इलाके में यह मंदिर बना था वो ओवैसी का गढ़ माना जाता है। लिहाजा मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद हिंदुओं में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए, बवाल शुरू हुआ।
हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर हैदराबाद के वो औरंगजेब कौन है जो बार बार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, और सवाल यह भी कि आखिर ओवैसी के एरिया में मंदिर ही क्यों टूटते हैं। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में फिर एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में मौजूद मंदिर परिसर में देवी देवताओं के पोस्टर फाड़े गए और तो और मंदिर के बाहर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित हिंदू मंदिर पर जुटने लगे। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। जय श्री राम के नारे लगाए गए। अचानक ही हालात तनावपूर्ण हो गए क्योंकि मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात कोई नई नहीं थी। इससे पहले भी तेलंगाना के कई शहरों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। बस फिर क्या, प्रदर्शन कर रहे हिंदू भड़क गए, लिहाजा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रात में 11:11 के आसपास जो है कोई एंटी सोशल एलिमेंट आकर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किए। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ लोग गैदर थे, उनसे बातचीत करके इमीडिएटली हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है और केस रजिस्टर करने के बाद कुछ क्लूज़ भी हम लोगों को मिले हैं। उस क्लूज़ पे हमारी पुलिस फोर्स अभी काम कर रही है। यहाँ पे पूरी सिचुएशन पीसफुल है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आखिर क्यों हैदराबाद में लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। एक 50-60 मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ, 50-60 मंदिरों पे अटैक हुआ, लगातार होते जा रहा। आप जो देख रहे एक ये दक्षिण भारत जो है ना, इसको कब्रिस्तान बना दे रहे, पाकिस्तान बना दे रहे। ये पाकिस्तान के फेवर में पुलिस वाले भी हिंदुओं के खिलाफ जा रहे। मैं इस रेवंत खान, व्हाट आर यू डूइंग रेवंत खान। हैदराबाद में हिंदू भड़के हुए हैं क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर असामाजिक तत्व उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं सुबह के वक्त मंदिर का मुआयना करने के लिए ओवैसी भी पहुंचे क्योंकि जिस पूरनपुल दरवाजा इलाके में मंदिर मौजूद है वो ओवैसी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई के बजाय इसके लिए हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बिल्कुल इसी मंदिर के बाजू में एक इलीगल रूप से दरगाह बनाई गई। आज सवेरे 8 बजे असदुद्दीन ओवैसी आकर फूल चढ़ाकर जाता है और पुलिस को ये कहता है कि ये हिंदुओं के काम है। दुर्भाग्य देखिए, एक हिंदू को उनके घरों से उठाया जा रहा है, अनेकों हिंदुओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशनों में रखा जा रहा है। तेलंगाना में ना हिंदू सुरक्षित है, ना ही हिंदुओं के प्राचीन मंदिर सुरक्षित है। कई घटनाएं घट रही हैं हैदराबाद में जो एक पैटर्न की तरह एक तरह से घट रही है, जिसके पीछे हम समझते हैं कोई संस्था है, कोई व्यक्तियां हैं जो ऐसे घटनाओं को प्रेरित कर रही हैं और सांप्रदायिक दंगे के लिए ये जो है एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हैं। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी सीएम हैं और उनका मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा जैसे ही इलाके में कांग्रेस राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रेवंत रेड्डी और ये जो एमपी आए, चूड़ियां पहन के घर में बैठे रहो तुम, और हम जैसे महिलाओं को सत्ता दे दो। हम महाकाली बनके, हम भद्रकाली बनके, जो अब्दुल्ला हमारे देवालय पे अटैक करने आ रहे हैं, वैंडलाइज करने आ रहे हैं, उनका सर कलम कर देंगे हम। हिंदू संगठनों की सिर्फ एक ही मांग है, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और हैदराबाद में मंदिरों में तोड़फोड़ कर जो अशांति फैलाई जा रही है उस पर रोक लगे। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि हालात फिर से तनावपूर्ण ना हो।
जितने भी पुलिस है एडिशनल फोर्सेस आ चुकी है और उस तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वज्रा टीम जो है रैपिड एक्शन फोर्स जो रहता है वो वहाँ पे है और किसी को भी यहाँ से उस तरफ जाने के लिए अनुमति नहीं है। और यहाँ पे सिचुएशन मैं बता दूं कि बहुत टेंशन सिचुएशन है और पुलिस भी यहाँ किसी को भी रहने के लिए नहीं छोड़ रहे। और दरअसल बीती रात मंदिर में तोड़फोड़ से गुस्साई भीड़ ने नारेबाजी के साथ साथ अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। हैदराबाद से शेष गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात देश के दुश्मनों की कर लेते हैं। वो दुश्मन जो बैठे तो सीमा पार हैं, लेकिन आजकल अपनी जुबान से खोखली धमकियां देने में लगे। इनमें अव्वल नंबर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं और साथ ही उनको पालने वाला मुनीर भी है। लेकिन आज भारत ने इन कायरों को ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसे देखकर इनकी जान निकल गई है। भारतीय सेना का वो शौर्य देखकर इनको इनका काला भविष्य दिखने लगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। T20 भीष्म टैंक, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस, आकाश, शिल्का, अर्जुन टैंक, भैरव बटालियन, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उसके हुक्मरान, इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लें कि भारत की असली ताकत क्या है। भारतीय सेना का दमखम उससे कितना ऊपर है। और ये भी सोच लें, ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो मुनीर और उसके पाले आतंकियों का क्या हाल होगा। परेड तो जयपुर में निकली, लेकिन इसे देखकर हलक इस्लामाबाद में बैठे लोगों का सूख गया। मौका भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस का था, जिस पर पहली बार जयपुर में आज आर्मी डे परेड निकाली गई। और इस परेड में भारतीय सेना के हथियार जैसे ही जयपुर की जमीन पर उतरे, वैसे ही संदेश पाकिस्तान को सीधा पहुंच गया। इस परेड में जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को रौंद कर रख देने वाली ब्रह्मोस दिखी, तो दूसरी तरफ पहली बार भैरव बटालियन दुनिया के सामने आई। ये सिर्फ एक नई बटालियन नहीं है, बल्कि बदलते युद्ध के दौर में भारतीय सेना की नई रणनीति, नई तकनीक और नई ऑपरेशनल तैयारी का प्रतीक है। भैरव बटालियन को डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया गया है। ड्रोन, सेंसर और रियल टाइम इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग करना सिखाया गया है। सैनिकों को मल्टी रोल ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें युद्ध की स्थिति में कम समय में तैनात किया जा सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वैसे ही आतंकी हाफिज सईद की मौत आने वाली है तो वो अपना हेडक्वार्टर बनवा रहा है। जी हाँ, जिस आतंकी अड्डे को भारत ने बर्बाद कर दिया था, उसे फिर से खड़ा कर दिया गया। शायद इसीलिए अब बॉर्डर पर एनएसजी कमांडोज भी उतार दिए गए। देश के आईबी डायरेक्टर और गृह सचिव भी बॉर्डर इलाके में मौजूद हैं। ऐसे संकेत हैं कि अगले कुछ दिन में बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ बॉर्डर पर एनएसजी कमांडो आ गए, वहीं पाकिस्तान में हाफिज की कब्र तैयार हो रही है। बॉर्डर पर कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी किस कदर डर गए थे, इसका खुलासा खुद लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल का कबूलनामा है। पाकिस्तान के आतंकी वीडियो पर वीडियो रिलीज कर रहे हैं। आतंकी के कबूलनामे के बाद एक और वीडियो दिखाते हैं। दीवार की पेंटिंग करते आतंकी। ये हाफिज सईद की कब्र तैयार हो रही है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के जिस हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने पिछले साल ध्वस्त किया था, मिसाइलों से उसकी ईंट से ईंट उखाड़ दी थी, एक बार फिर आतंकियों ने उस हेडक्वार्टर को तैयार कर लिया है। आतंक के इस हेडक्वार्टर को बनाने के लिए आईएसआई ने फंडिंग की। जिन आतंकियों को अल्लाह ने पिछली बार भारतीय सेना के हमले से बचा लिया था, उन्हें अगली बार कोई भी मदद बचा नहीं पाएगी। और अब की लश्कर के इसी हेडक्वार्टर में हाफिज सईद की कब्र खुदेगी।
अत्याधुनिक हथियार से लैस एनएसजी कमांडो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी बड़े मिशन की तैयारी है। एनएसजी कमांडो का ये वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब एक दिन पहले ही लश्कर तैयबा के आतंकी ने हिंदुओं को गर्दन काटने की खुलेआम धमकी दी थी। इसी धमकी के बाद देने के लिए अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी को जम्मू बॉर्डर रीजन पर एक्टिव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एनएसजी कमांडो और एसओजी के जवान मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही बता चुके हैं कि बॉर्डर पार फिर से टेरर कैंप एक्टिव है। 6 टेरर कैंप तो एलओसी पर है, जबकि 2 आतंकी कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। माना जा रहा है कि इसी टेरर लॉन्च पैड पर स्ट्राइक करने के लिए देश की सबसे ताकतवर फोर्स मैदान में उतरी। बॉर्डर पर तैयारियों को परखने के मकसद से केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के डायरेक्टर बॉर्डर के इलाके में खुद मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों के अधिकारी लगातार बॉर्डर में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बॉर्डर पर हो रही हलचल को देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जरा सोचिए, कोई शख्स किसी को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर ले, अपने पास की सारी पूंजी उसे दे दे, उसके पैरों में गिर जाए, ऐसे तो भी वो शख्स उसका सरेआम दुनिया के सामने उसे बेइज्जत कर दे, उसे लात मार दे। कितनी बेइज्जती। कुछ ऐसा ही हुआ है मुनीर और पाकिस्तान के साथ, जिनको ट्रंप ने ऐसा झटका दिया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। झटका भी वो है कि पाकिस्तानियों का अमेरिकी सपना हमेशा हमेशा के लिए अब सपना ही रहने वाला है। ट्रंप के इस धोखे पर पाकिस्तानी जो कह रहे हैं उसे आज आपको सुनना चाहिए। मुनीर का दिल टूट गया है। शहबाज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का ट्रंप बेवफा निकल गया है। मुनीर जिसके आगे दिन रात चमचागिरी कर रहा था, उस ट्रंप ने धोखा दे दिया है। ट्रंप को रिझाने के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया। कभी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, कभी मुनीर सेल्समैन बन गया, कभी शहबाज विदेशों में माइक पर ट्रंप की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन ट्रंप ने उसका इनाम देने की जगह मुनीर और शहबाज को उसकी असली औकात दिखा दी। ट्रंप ने पाकिस्तान पर वीजा बैन लगा दिया है, यानी पाकिस्तान का कोई भी शख्स 21 जनवरी के बाद से अमेरिका का वीजा नहीं ले पाएगा। ये बैन दुनिया के 75 देशों पर लगाया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान पर भी ये लागू किया गया है। अमेरिका के मुताबिक इन सभी देशों के लोग अमेरिकी जनता के पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं और अमेरिका पर बोझ बन जाते हैं। अब पाकिस्तान की आवाम ये सोच सोच कर परेशान है कि जिसे ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने पूरा देश दांव पर लगा दिया, आखिर उसने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया। पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन का दुख और भी इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान को अपनी जगह ट्रंप ने तब दिखाई है जब कुछ ही दिन पहले मुनीर का आंख मारने वाला जनरल छाती पीट पीट कर कह रहा था कि पाकिस्तानियों की दुनिया में बड़ी इज्जत है। खैर, बोलने को मुनीर और उसके मनचले कुछ भी बोले, सच क्या है दुनिया जानती है, और ये भी जानती है कि उसकी इज्जत भिखारिस्तान, आतंकिस्तान और कंगालिस्तान के अलावा और कुछ नहीं। और अब यही रियलिटी चेक ट्रंप ने भी मुनीर और उसके साथियों को दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2026 के आगाज के साथ ही ईरान पर जंग का खतरा मंडराने लगा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे प्रचंड युद्ध की आहट ने मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी है, क्योंकि एक तरफ ईरान में गृह युद्ध छिड़ा है, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अपने सुप्रीम लीडर को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका किसी शिकारी की तरह ईरान पर निगाह गड़ा कर बैठा है और आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। जानते हैं क्यों? दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार ईरान से आर पार के मूड में हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ विध्वंसक को उतार दिया है। वॉरशिप, फाइटर जेट और बॉम्बर वॉर रेडीनेस मोड में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के विनाशक तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला
ईरान के खिलाफ प्रचंड एटमी युद्ध का आगाज हो जाएगा, वो भी विस्फोटक अंदाज में। दरअसल अमेरिका ने अलग अलग वॉरफील्ड में जिन जंगबाजों को झोंका है वो अपने एक प्रहार से तबाही मचा सकते हैं, और इनमें शामिल हैं अमेरिकी विनाशक 1 B-52 स्ट्रेटोस्पोर्टर बॉम्बर, अमेरिकी विनाशक 2 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, अमेरिकी विनाशक 3 USS अब्राहम लिंकन। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर को तैनात किया है। B-52 बॉम्बर आसमान में उड़ता वो परमाणु बम वाला दस्ता है जो अपने एक प्रहार से किसी भी मुल्क का वजूद मिटा सकता है। ये बमवर्षक स्टील्थ क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। मगर इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है वो ये है कि यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ दक्षिणी चीन के समुद्री रास्ते से होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। ये इस बात का संकेत है कि इस बार ट्रंप ईरान पर दबाव कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि USS अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके स्ट्राइक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन भी शामिल रहती है। इस युद्धपोत पर करीब 70 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात होते हैं, जिनमें FA-18E सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग शामिल है। इस युद्धपोत पर MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट को सैकड़ों टॉम हॉक मिसाइलों से भी लैस किया जाता है। USS अब्राहम लिंकन का स्ट्राइक ग्रुप अकेला इतनी ताकत रखता है कि ये पूरी सेना के बराबर तबाही मचा सकता है और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। मतलब ये है कि ट्रंप ने ईरान के काल को समंदर में तैनात कर दिया है, वहीं आसमान से बारूद बरसाने के लिए भी विनाशकों को झोंक दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या जुमे पर ट्रंप ईरान में धमाका करते हैं, क्या एक साथ डबल फ्रंट से ईरान पर प्रहार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।